नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों, आज अपन वो जो टॉपिक अपना चल रहा था मॉनेटरी पॉलिसी, उसको ख़त्म कर देंगे और एक नया टॉपिक भी चालू करेंगे। ठीक है। आज मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अपन क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। अपन ने दोस्तों डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और उसको कौन डिसाइड करता है। बताओ कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 3 मेंबर होते हैं सरकार के और 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के। ये मार्केट में जो मनी सप्लाई होता है उसका ध्यान रखती है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, तो क्या बढ़ेगा बताओ? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मनी सप्लाई हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि लोग बाग उस पैसे को खर्च करने के लिए मार्केट में निकलेंगे और डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या होता है? सप्लाई तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगा, महंगाई बढ़ने लग जाएगी। तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, जब महंगाई बढ़ती है। दूसरा केस क्या होता है कि अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम है, ठीक है, मार्केट में पैसा कम है, तो फिर डिमांड कम होगी और डिमांड कम होने पे चीज़ों की जो प्राइस है वो गिरना चालू हो जाते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की अपन को जरूरत नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सीआरआर बढ़ने से इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, मान लो प्रीलिम्स का आप एग्जाम दे रहे हैं और आपसे कोई पूछ ले सीआरआर बढ़ने पे इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर सीआरआर बढ़ गया तो मार्केट में इन्फ्लेशन बताओ क्या होगा आपके हिसाब से? कम होगा। क्यों? क्योंकि सीआरआर वो अमाउंट होता है जो बैंकों को अपने खुद के पास, सॉरी, बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। तो अगर मान लो वो 4% की जगह 5% हो गया, सपोज करो सीआरआर, तो बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे रखना पड़ेगा। इट मीन्स कि वो बैंक जो है वो लोन आगे कम दे पाएगा। जब आगे लोन कम दे पाएगा तो अपने आप ही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग लेने वाले ज़्यादा हैं लेकिन बैंक के पास पैसा देने के लिए कम है। तो बैंक उसी को लोन देगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे पाएगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आप समझते हो लोन महंगा हो गया, तो लोग लेने वाले भी कम हो जाएंगे। तो जब लोग लेने वाले लोन कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि मार्केट में पैसा कम होगा। ठीक है। मार्केट में पैसा कम होगा तो वही बात, डिमांड कम होगी और फिर चीज़ों की जो दाम है वो कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन उल्टा कम हो जाएगा। तो अगर अपन से पूछ ले सीआरआर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो अपन बोलेंगे इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रेपो रेट बताओ क्या होता था? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई, मतलब आरबीआई लोन दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। मतलब आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक को जिस रेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है उसे अपन बोलते थे रेपो रेट। ठीक है। तो अगर आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ा दे तो उससे क्या इफेक्ट होगा? बैंक आगे खुद भी जो लोन देंगे वो बढ़ा हुआ रेट पे होगा। तो फिर वही बात, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है तो लोग लेने वाले लोन को कम हो जाते हैं। तो फिर जब मार्केट में पैसा कम घूमेगा तो अपने आप से महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर आरबीआई देखती है कि मार्केट के अंदर जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आरबीआई उस केस में क्या करती है? रेपो रेट को बढ़ा देती है, कम कर देती है? बताओ। रेपो रेट को बढ़ा देती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फंडा है। इसी तरीके से एसएलआर, ठीक है, एसएलआर क्या होता है कि जो बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक खुद के पास पैसा रखते हैं उसे बोलते हैं अपन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अगर वो पैसा खुद के पास, आरबीआई बोले कि भाई बैंकों को ज़्यादा रखना है, तो उससे क्या होगा बताओ? जब वो बैंक मान लो 25% एसएलआर मेंटेन करने लग जाएंगे, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं अपन कि आरबीआई कल नोटिफिकेशन जारी कर दे और बोल दे कि बैंकों को अब से 25% एसएलआर मेंटेन करना है, तो उससे क्या होगा? बैंकों को खुद के पास पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा या गोल्ड ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो उससे इफेक्ट ये आएगा कि बैंक आगे लोन कम दे पाएगा। तो जब लोन कम दे पाएगा तो वही बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी और फिर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते ही जो लोग बाग है लोन लेने कम आएंगे और अपने आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज अपन ने पढ़ा था क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। लोग बाग ज़्यादातर यही डिस्कस करते हैं, क्वालिटेटिव जो होता है वो इग्नोर कर देते हैं। बट आप 12th की एनसीईआरटी अगर अपन देखें इकोनॉमिक्स की तो उसमें साफ साफ क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी लिख रखी है। ठीक है, तो अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस टॉपिक को।
तो प्लीज़ अपन पढ़ लेते हैं इसको, है ना, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइप की होती है? मेनली 4 इसके अंदर होते हैं, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। पहली बात तो वो जो केवल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको वही देखना है, बाकी इधर वाली चीज़ तो अभी आपको देखनी नहीं है, ठीक है। कहीं आप इधर वाली चीज़ पे भी ध्यान देने लग जाओ, वो भी आपको देखना ही नहीं है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखो अपन डिस्कस करते हैं। आप कभी लोन लेने गए हो दोस्तों? होता क्या है, जैसे आप है ना एक गाड़ी है, उसके लिए लोन लेने जाओ, ठीक है, या आप मान लो गोल्ड है आपके पास, आप गोल्ड है उसके लिए लोन लेने जा, आपके पास गोल्ड रखा है, उसको बैंक में जमा करा के और आप गोल्ड को उस गोल्ड के ब्याज पे लोन लेते हो, ठीक है। इसको आप एज अ गिरवी रख रहे हो गोल्ड को, ठीक है, कोलेट्रल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। गिरवी रखने को क्या बोलते हैं बताओ? कोलेट्रल रखना बोलते हैं। तो आप गोल्ड गिरवी रख के क्या ले रहे हो? बैंक से लोन ले रहे हो। जैसे आप करते हो ना, मुथूट फाइनेंस होता है, आपने सुना होगा, वो फेमस काम उसका यही होता है, वो गोल्ड गिरवी रख के लोन देता है। अब गोल्ड जो आपने गिरवी रखा वो सपोज करो 1 लाख रुपए का है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए गोल्ड की। लेकिन मुथूट फाइनेंस ने बोला कि आपको गोल्ड के बदले जो लोन मिलेगा वो 70,000 रुपये मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप मुथूट फाइनेंस के पास गए और उससे बोला आपने कि मेरे पास ये सोना है, आपको जरूरत पड़ गई लोन की, और आपने बोला कि मेरे पास 1 लाख रुपए का सोना है, आज की इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए। बट मुथूट फाइनेंस ने बोला हम आपको 1 लाख रुपए लोन तो नहीं देंगे, हम आपके इसको इस सोने को पूरे के पूरे सोने को रख लेंगे 1 लाख रुपए का, लेकिन हम इसके ऊपर लोन आपको 70,000 रुपये का देंगे। पता है दोस्तों इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं LTV, लोन टू वैल्यू, ठीक है। और रियल में बताऊं तो बैंक ऐसा ही करते हैं, कभी बैंक पूरे अमाउंट का, पूरे एसेट की वैल्यू का आपको लोन नहीं देते। और आपको भी समझ में आ रहा होगा उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि हो सकता है कल को ये लोन जो है 1 लाख रुपए की लोन, सॉरी 1 लाख रुपए का जो सोना है उसकी वैल्यू मार्केट में गिर जाए और ये 70-80 हज़ार रुपये का रह जाए, तो बैंक फिर इस केस में अनसिक्योर हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो बैंक इस केस में नुकसान हो सकता है बैंक को, तो बैंक ऑलरेडी आपको क्या करेगा? लोन कम देगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं LTV, लोन टू वैल्यू। तो बताना जरा सोने में कितनी LTV है इस टाइम पे? 70%। मतलब बैंक जो है इस सोने के बदले आपको कितना रुपए लोन दे रहा है? 1 लाख का 70%, ठीक है, इसे बोलते हैं LTV। तो बताओ जरा, क्या अगर RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर किसी चीज की LTV फिक्स कर दे तो उससे मनी सप्लाई कम और ज्यादा करी जा सकती है, नहीं करी जा सकती? बिल्कुल कम ज्यादा करी जा सकती है। सपोज करो RBI बोले कि गोल्ड पे LTV जो मिलेगी वो 40% मिलेगी, तो उससे क्या होगा? लोग बाग जब गोल्ड लेके आएंगे घर से, तो उनको कितने रुपए लोन मिलेगा? केवल 40,000 रुपये का लोन मिलेगा, ठीक है, उससे यहाँ मिलेगा ही नहीं। तो मनी सप्लाई कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई? कम हो गई। इसी तरीके से अगर RBI को मनी सप्लाई बढ़ानी है तो इस गोल्ड की LTV कितनी फिक्स कर सकती है RBI? 90%, मतलब कितना? 90,000 रुपये फिक्स कर सकती है। समझ में आ गया क्या आपको? तो इसे अपन बोलते हैं क्या? LTV, लोन टू वैल्यू। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पता है काफ़ी सारा, बट वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि मैं खुद क्रेडिट मैनेजर था HDFC बैंक में। तो हमारा काम लोगों को लोन मतलब सैंक्शन करना होता था, हमारे पास फाइल्स आती थी और हमें अप्रूव करना पड़ता था कि कोई लोन हमें देना है या नहीं देना है, क्योंकि बैंकों में CA जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनका एक मेजर काम होता है कि वो बैंकों में क्रेडिट मैनेजर होते हैं, आपने सुना होगा कभी, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का यही मतलब है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट से क्या कंट्रोल हो सकता है मार्केट में? मनी सप्लाई, ठीक है। सेकंड पॉइंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसके अंदर क्या करते हैं? कोटा फिक्स कर देते हैं। कोटा कैसे फिक्स कर देते हैं? लिमिट फिक्स कर देते हैं। कोटा मतलब क्या होता है? लिमिट, एक सीमा फिक्स कर देते हैं कि भाई मैं आपको इससे ज्यादा लोन नहीं दूंगा इस सेक्टर के अंदर। तो आपने सुना होगा कई सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मिनिमम इतना % आपको इस सेक्टर को लोन देना पड़ेगा। सुना है कभी आपने? आपने सुना होगा पक्का प्रीलिम्स के अंदर या कहीं ना कहीं। इस चीज को बोलते हैं PSL। PSL तो सुना होगा आपने वर्ड,
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसमें क्या होता है, सरकार फिक्स कर देती है कि आपको इतना % लोन आपको इस सेक्टर को देना ही पड़ेगा। पता है आपको पीएसएल अभी कितना है सरकार का? सरकार ने बैंकों पे कितना पीएसएल लगा रखा है? 40%। मतलब मिनिमम 40% जो है बैंकों को लोन देना पड़ेगा एक पर्टिकुलर सेक्टर को। सर कौन से सेक्टर को? जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन छोटे छोटे बिजनेसमैन या फिर छोटे छोटे बिजनेस या इंपॉर्टेंट बिजनेस है ना, जरूरी नहीं सारे छोटे, बट इंपॉर्टेंट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स कर देती है कि आपको कम से कम इतना % इस सेक्टर को लोन देना ही पड़ेगा। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज पीएसएल। और आपको एक बात और बताऊं, अगर पीएसएल मतलब हर बैंकों को पीएसएल का टारगेट मिला होता है, कितना % है टारगेट? वो 40% फुलफिल करना ही पड़ेगा। अगर आप ये टारगेट फुलफिल नहीं कर पाते तो आरबीआई इस पे बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टी लगाती है ना। आरबीआई एक फंड बना देती है और बोलती है इस फंड में अमाउंट जमा कर लेना फिर आप अपना, ठीक है। मान लो क्या हुआ कि किसी बैंक ने पीएसएल का टारगेट पूरा नहीं कर पाए और कितना लोन दिया उस सेक्टर के अंदर? 30%। समझो देखो बात को, टोटल मान लो एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उसने 10 लाख रुपए का लोन दिया टोटल मिला के पूरे साल भर के अंदर। उसको बताओ एग्रीकल्चर वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर जो पीएसएल सेक्टर है उसके लिए कितना लोन देना चाहिए था? 40%, मतलब 4 लाख। लेकिन वो नहीं दे पाए। वो कितना लोन दे पाए? 3 लाख रुपए का लोन दे पाए, ठीक है। तो कितने रुपए शॉर्ट हो गया लोन? 1 लाख रुपए लोन हो गया शॉर्ट। तो आरबीआई कहती है कि इस अमाउंट को हमारे एक रिजर्व में जमा कर लो, इस अमाउंट को हमारे एक रिजर्व में जमा कर दो, ठीक है। क्योंकि आप ये क्या है, आपने गलती करी है कि आपने 1 लाख रुपए का लोन हमने बोला था एग्रीकल्चर वगैरह इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को देना। एमएसएमई पीएसएल के अंदर क्या आता है? जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई ऐसे सेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या फिक्स कर रखा है बताओ? कोटा। क्लियर क्या? तो इसे बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट्स। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन। थर्ड पॉइंट किसका होता है? मोरल सुएशन। मोरल सुएशन। सुएशन मतलब क्या होता है? जैसे अपन बोलते हैं ना परसुएशन। परसुएशन मतलब किसी को मनाना है ना, किसी को अब जैसे मनाना कैसे यहाँ पे, अब गवर्नमेंट या आरबीआई इन्फ्लुएंस करती है। कैसे इन्फ्लुएंस करती है? या तो किसी को प्रेशर करेगी या किसी को परस्यू करेगी, मतलब समझाएगी या फिर प्रेशर डालेगी कि भैया आपको इससे अमाउंट मार्केट में नहीं डालना, ठीक है। ये सारे काम किस लिए करे जा रहे हैं? मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मार्केट में पैसा ज़्यादा ना हो या कम ज़्यादा ना हो, ऐसा कुछ करना, ठीक है। तो मोरल सुएशन मतलब क्या है? या तो आरबीआई प्रेशर डालेगी किसी तरीके से या परस्यू करेगी, समझाएगी भाई आप ऐसा करो, अपनी गुडविल का फायदा उठाएगी आरबीआई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन मतलब अगर फिर भी कोई बैंक नहीं मानेगा तो, फिर भी अगर बैंक आरबीआई की बात नहीं मान रहा तो फिर आरबीआई गुस्सा हो जाएगी और आरबीआई गुस्सा होते क्या करेगी? आरबीआई बोलेगी तुम्हारे बैंक का लाइसेंस कैंसिल, ठीक है। तुम्हें अब बैंक का लाइसेंस जो मिला हुआ था उसको हम कैंसिल करते हैं। तो ऐसा हो सकता है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। क्लियर क्या? तो बताओ ये चारों चीजें क्या थी? क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या आ रहा था? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। फिर आपका अपन ने डिस्कस किया जैसे एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्लियर क्या? मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इस तरीके से अपना आता है स्टेरिलाइजेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह अपन ने डिस्कस किए ना। अब दोस्तों अपन आते हैं, एक अपना नया टॉपिक है, आरएएस मेंस के अंदर मेंशन्ड है, इश्यूज ऑफ एनपीए। अगर आपको याद होगा तो अपन एनपीए काफ़ी टाइम से क्लास के अंदर बोलते आ रहे हैं ना। मैं काफ़ी टाइम से आपको क्लास में एनपीए के बारे में बता रहा हूँ बार बार। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट।
ये टॉपिक अपने आरएएस मेंस में साफ साफ मेंशन्ड है। इवन ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि एनपीए क्या होता है, ठीक है। एनपीए मतलब बैंक का वो पैसा जो क्या है, डूब सकता है या डूब गया, ठीक है, उसके चांसेस है कि वो पैसा डूब सकता है। भाई बैंकों का काम क्या है बताओ? बैंकों का काम है लोन देना। बैंकों का काम क्या है? लोन देना। और बैंक जब लोन देते हैं तो बताओ बैंकों की असेट है या लाइबिलिटी है? सर बैंकों की तो असेट है। बताना जरा क्यों असेट है? क्योंकि बैंक को वो पैसा वापस मिल सकता है, ठीक है। बैंक ने वो लोन दिया है तो बैंक को पैसा वापस मिल सकता है, तो बैंक को पैसा वापस मिल सकता है, तो बैंकों की क्या है? संपत्ति, असेट, ठीक है। लाइबिलिटी किसके लिए? जिसने वो लोन लिया है, ठीक है। तो अपन लोगों ने लोन लिया तो अपने लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। लेकिन जिस पर्सन ने लोन दिया है वो पर्सन क्या है? वो पर्सन के लिए तो वो चीज असेट है। और यहाँ पे असेट किसके लिए है? बैंकों के लिए है। सर पहली बात तो ये बताओ कि एनपीए की डेफिनेशन क्या है? देखो, एनपीए की डेफिनेशन जो आरबीआई बताता है वो कहता है अगर 90 डेज से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और वो पर्सन इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं चुका पा रहा, ब्याज या फिर जो किस्तें होती है, मतलब सिंपली सी इंस्टॉलमेंट्स नहीं रीपे कर पा रहा, नॉट एबल टू रीपे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग असेट। सर एनपीए का अपोजिट क्या होता है? एनपीए का अपोजिट होता है परफॉर्मिंग असेट। परफॉर्मिंग असेट मतलब जिससे पैसा टाइम टू टाइम आ रहा है। आपने दोस्तों कभी लोन लिया है? मान लो आपने कार लोन लिया है, बाइक लोन लिया है, गोल्ड लोन लिया है, तो आप क्या करते हो? लोन टाइम पे चुकाते हो, ठीक है। हर महीने इंस्टॉलमेंट्स की डेट याद रखते हो और आप लोन टाइम पे चुकाते हो। तो बैंक आपको पता है क्या बोलेगा? कि आप हमारी बैंक की परफॉर्मिंग असेट हो। परफॉर्मिंग असेट मतलब आप कभी भी किस्ते टाइम, ऐसा नहीं होता कि आप भूल जाते हो या फिर जानबूझ के पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है। जब भी बैंक आपसे पैसे मांगता है तो आप बैंक को तुरंत पेमेंट कर देते हो टाइम पे। तो यू आर वॉट? परफॉर्मिंग असेट। बट व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? लाइक विजय माल्या। अब विजय माल्या क्या है? विजय माल्या ने पैसे नहीं चुकाए और वो भाग गए इंडिया से, तो विजय माल्या हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। इसी तरीके से अरविंद मोदी ने क्या किया? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया, मतलब गारंटी ली। किससे? पंजाब नेशनल बैंक से। अपन ने पूरा डिस्कस करा हुआ है अरविंद मोदी का केस। तो पंजाब नेशनल बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया, मतलब एक गारंटी ली, और उस गारंटी को लेके पहुंच गया कहाँ पे? एक्सिस बैंक के अंदर, हांगकांग या थाईलैंड वाली ब्रांच पे। और वहां पे जाके उन्होंने उधर से लोन ले लिया और गारंटी ले रखी है, क्योंकि गारंटी दे रखी है पंजाब नेशनल बैंक ने। तो अरविंद मोदी ने तो वो लोन चुकाया नहीं, और इससे नुकसान किसका हो गया? पंजाब नेशनल बैंक का। तो एक पूरा फ्रॉड पकड़ा गया था। और अब जो नीरव मोदी है वो अब इंडिया से क्या हो गए? बाहर हो गए, चले गए बाहर। तो ये क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लियर क्या? सर पहली बात तो ये बताओ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रीजन क्या है? कॉजेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं एग्जाम में, क्योंकि पूछेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एक तो आप डेफिनेशन लिख देना कि अगर 90 दिन से ज़्यादा पेमेंट ओवरड्यू हो गया, आप भाई आपके दोस्त ने बोला था कि आपने अपने दोस्त को 100 रुपये उधार दिए, और आपके दोस्त ने बोला मैं आपको 10 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वो 10 दिन बीत गए और 10 दिन बाद पेमेंट नहीं आया। आप उसके पास 10 दिन बाद पेमेंट लेने गए, 100 रुपये, उसने मना कर दिया, और उस बात को भी 90 दिन और बीत गए, ठीक है। समझ रहे हो आप? जिस दिन आपका पेमेंट ड्यू हुआ, जिस दिन आप पैसे मांगने गए थे, उस दिन तो दिए ही नहीं, और फिर आप उसके अगले दिन गए, फिर उसके अगले दिन गए, ऐसे जाते रहे, और कितने दिन और निकल गए? तो 90 दिन और निकल गए, मतलब टोटल 100 दिन हो गए अप्रोक्स। देख रहे हो आप? 10 दिन तो आपने मतलब पहले आपने लोन दिया, तब 10 दिन का उसे टाइम दिया था, तो जिस दिन वो टाइम चालू हुआ उससे कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 90 दिन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। 90 दिन के बाद आपको डाउट लगेगा कि यार अब मेरा पैसा शायद मेरे को वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, मुश्किल है। तो इसलिए अपन उसे क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ में आ गया क्या? आज आपने अपने दोस्त को लोन दिया, ठीक है, और उसको बोला 10 दिन बाद पेमेंट कर देना, 10 दिन कंप्लीट हो गए, ठीक है, फिर आप 10 दिन बाद पेमेंट लेने गए तो उसने मना कर दिया, और उसके बाद भी कितने दिन निकल गए? 90 डेज निकल गए। तो जब 90 डेज निकल जाएंगे, मतलब टोटल 100 डेज हो गए देखा जाए तो एक तरीके से, तो फिर 100 डेज बाद वो क्या कहलाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगा। इसमें 10 दिन तो अपन ने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन 90 डेज फिक्स है, ठीक है।
क्लियर क्या, समझ में आ गया होगा। अब कॉजेज ऑफ एनपीए क्या है, क्या भाई कारण क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने के। आप समझो, देखो एक बात को, 2007 से पहले या 2002 से 2007 तक वर्ल्ड के अंदर अच्छा खासा क्या था, मतलब एक ग्रो कर रहा था पूरा वर्ल्ड, है ना, अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। इंडिया के अंदर भी अच्छी खासी तेजी थी, ठीक है, एक्सपोर्ट इंडिया के बढ़ रहे थे, सब कुछ अच्छे फिगर्स थे सारे के सारे, जीडीपी इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया थी, ठीक है। तो इस टाइम पे बैंकों ने क्या किया, इंडिया के बैंकों ने धमाके से लोन दिया सबको। जो भी पर्सन लोन लेने आ रहा था, इंडिया के बैंकों ने कभी मना नहीं किया, भैया लोन चाहिए ले ले, ठीक है, हमें पता है कि अभी इकोनॉमी जो है अच्छी खासी ग्रो कर रही है, तो तेरे को लोन देंगे, तो फिर हमें पता है कि तू इंडस्ट्री डालेगा और बाहर माल बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा इंडिया के बाद, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेगा और तेरे को पैसे मिलेंगे और तू हमारा लोन चुका देगा। बैंकों को सबको यही उम्मीद थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ आपको पता होगा, देखो 2008 के अंदर क्या हुआ बताओ। 2008 के अंदर एक वर्ल्ड के अंदर धमाका हुआ बड़ा, क्या मतलब कि यूएस के अंदर रिसेशन आया। क्यों आया, क्योंकि यूएस के अंदर एक बड़ा बैंक था जिसका नाम था लेमैन ब्रदर्स, सुना होगा आपने नाम, ये लेमैन ब्रदर्स, ठीक है। ये कोलैप्स कर गया, मतलब ये डिफॉल्ट कर गया, ये डूब गया वहां पे, है ना, लेमैन ब्रदर्स नाम का बैंक। अच्छा आपको पता है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जरा, आप बताओ अगर कोई बैंक डूब जाए और एक कंपनी डूब जाए, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सोचो आप जरा, अगर एक बैंक डूब जाए तो क्या फर्क पड़ेगा इकोनॉमी को, कोई बड़ा फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल बड़ा बड़ा फर्क पड़ेगा। कैसे, आज जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए, एग्जाम्पल करो, वैसे डूबे नहीं है ना, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधे इंडियंस का पैसा जमा है, इवन आपका और मेरा भी पैसा जमा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई के अंदर। अगर एसबीआई डूब जाए तो सोचो आप, इतने सारे लोग जिन्होंने, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 1 करोड़, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति ने अपना जो पैसा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर रखा है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल को हाथ खड़ा कर दे पैसा देने से, तो क्या होगा, फिर अपन सब के सब पैनिक में आ जाएंगे, मतलब अपन सब दुखी हो जाएंगे, ठीक है। फिर हो सकता है कि कोई बड़ा पर्सन, कोई मतलब कोई पर्सन स्टेप ले ले बड़ा। आपको पता है जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो उस दिन कई लोगों ने सुसाइड कर लिया था, मतलब उनको लगा कि उनका सारा पैसा खत्म हो गया, ठीक है, कई लोग हार्ट अटैक से ही मर गए, ठीक है। तो सोचो आप, डिमोनेटाइजेशन वाले दिन, मतलब नोटबंदी वाले दिन ये हालत हुआ, तो अगर कोई बड़ा बैंक डूब जाए तो फिर क्या हालत होगी। तो वही हालत क्या है, लेमैन ब्रदर्स की वजह से हुई। लेमैन ब्रदर्स से यूएस में रिसेशन आया पूरा का पूरा, क्योंकि वो डूब गया। तो फिर वहाँ पे लोगों का जो पैसा था उस बैंक के अंदर, जो उन्होंने डिपॉजिट्स जमा करा रखे थे सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में, आरडी में, वो सब के सब वापस नहीं मिल पाए, वो दिक्कत हुई। फिर दूसरी बात, अब बैंक जो होता है ना, बैंकों के अंदर और भी, बैंक एक क्या है, शेयर, मतलब बैंक एक कंपनी एक तरीके से, उसके शेयर्स होंगे। तो इंडिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंकों ने उस कंपनी के अंदर या उस बड़े बैंक के अंदर शेयर खरीद रखे थे। ऐसे ही इंडिया के अंदर आईसीआईसीआई बैंक जो है, उसने लेमैन ब्रदर्स के काफ़ी सारे शेयर्स परचेस कर रखे थे, ठीक है। और भी बहुत सारे इंडिया के बैंक्स थे, मतलब इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के जो बैंक्स थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या कर रखा था, अच्छा खासा पैसा लेमैन ब्रदर्स में लगा रखा था। जब वो लेमैन ब्रदर्स डूबा, टूटा, तो फिर इंडियन बैंकों की भी हालत खराब होना चालू हो गई थी उस टाइम पे। वो तो आरबीआई है इतना स्ट्रांग इंडिया के अंदर रेगुलेटर, तो उसने बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम इंडिया के बैंकों के पीछे हैं, आराम से खड़े हैं, पूरी बैकिंग है हमारी इस इंडिया के बैंकों पे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी बैंक नहीं डूबेगा इंडिया का। ये तक आरबीआई ने बयान दे दिया था। तो आप समझ रहे हो सिचुएशन कितनी खतरनाक हो गई थी। तो अब क्या हुआ इससे, इससे वर्ल्ड में रिसेशन आया, इंडिया में कैसे इफेक्ट पड़ा इससे ज़्यादा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे गुड्स को यूएस के अंदर, जब यूएस की इकोनॉमी ठंडी पड़ गई तो वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। तो जब वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो जिन लोगों ने केवल एक्सपोर्ट करने के लिए लोन लिया था, पूरी उनकी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट पे डिपेंड थी, तो वो लोन कैसे चुका पाएंगे। तो इस वजह से वो उनकी जो रफ्तार थी वो क्या है, काफ़ी हद तक धीमी पड़ गई, ठीक है। और इसी मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था अपने 2000 वो उसमें फिजिकल डेफिसिट वाले टॉपिक के अंदर, कि गवर्नमेंट ने एफआरबीएम जो टारगेट था उसको आगे डिले कर दिया था, ठीक है, याद होगा आपको। तो फिर मतलब एलआईसी ने काफ़ी सारा पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया था
कि उस टाइम पे क्योंकि कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि देखो LIC कौन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU, सरकारी कंपनी। तो कई लोग कहते हैं ना कि सरकारी कंपनियां बेकार हो चुकी, नहीं, जब कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता तो फिर कौन इन्वेस्ट करता है मार्केट के अंदर, सरकारी कंपनी। ये रोल होता है PSU का। तो 2008 के अंदर हमें देखने को मिला कि LIC कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था पूरे मार्केट के अंदर, तो किसने इन्वेस्ट किया था, LIC ने इन्वेस्ट किया था। LIC कौन है, एक सरकारी कंपनी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी क्या पूरी की पूरी, कि इस 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट आया और इंडिया की इकोनॉमी भी धीमे पड़ गई थी थोड़ी सी, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो डाउनफॉल हो गए, और फिर जो हमारे कंपनीज थी वो लोन बैंकों को नहीं चुका पाई टाइम पे। ये भी दिक्कत आई, सबसे बड़ी दिक्कत थी ये NPA की। तो तब से NPA की समस्या इंडिया में बढ़ना चालू हो गई, सबसे बड़ी रीजन ये था, ठीक है। मतलब कंपनीज प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पा रही, ठीक है। दूसरा बड़ा क्या, विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर मतलब कौन, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी। अब मुझे एक बात बताओ, विजय माल्या के पास पैसे की कमी नहीं थी, ठीक है ना, आराम से पर्सन पैसे चुका सकता था, लेकिन इनको पैसे चुकाने नहीं थे, ठीक है। कई लोग होते हैं कि जो सोच के बैठे होते हैं कि हमें पैसे चुकाना ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको चलो छोड़ो, केस वेस छोड़ो वरना टाइम लग जाएगा। बस आप ये सोचो कि कई लोग होते हैं जो लोन लेते हैं पहले से ही, लेकिन उनके माइंड में फिक्स होता है कि हमें वो लोन चुकाना ही नहीं है, ठीक है। आप कितना ही मांगने जाओ वो बोलेंगे मैं तो नहीं चुकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो आराम से खुद वो ऐश कर रहे हैं, पूरी जिंदगी आराम से मस्त उनकी कट रही है, लेकिन फिर भी वो लोन नहीं चुकाएंगे। तो विलफुल डिफॉल्टर्स की इंडिया में बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो, अभी रघुराम राजन ने, जो RBI के पहले गवर्नर थे उर्जित पटेल से पहले, उन्होंने एक बयान दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और वो बिल्कुल सही है बयान, उसमें कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने बयान दिया है कि मुद्रा लोन जो है वो क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट कर सकते हैं। मुद्रा लोन आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो प्लीज़ प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। मुद्रा लोन के अंदर 3 कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं, एक तो तरुण, एक किशोर और एक और होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज में लोन होते हैं, अप टू 10 लाख रुपीस लोन दिए जाते हैं, 10 लाख रुपए तक, ठीक है। तो इस केस में लोन किसको दिया जा रहा है, मतलब मेन बिना गारंटी के दिया जा रहा है ना, एक तरीके से अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। और गवर्नमेंट ये लोन इसलिए दे रही है ताकि यूथ जो है ना वो अपना बिजनेस डाल सके, और वो ये ना सोचे कि मुझे केवल नौकरी ही करनी है ना, मतलब मेक इन इंडिया प्रमोट करना एक मेन ऑब्जेक्टिव है मुद्रा लोन का। तो मुद्रा लोन में भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये पॉइंट तो नया है, ये दोनों पुराने हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि भाई NPA के रीजंस क्या है, ठीक है, और भी रीजन हो सकते हैं लेकिन मेन मेन यही है। क्लियर क्या? अब अपन डिस्कस करते हैं कि आज कितने इंडिया में NPA है, कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट है अभी इंडिया में, अमाउंट कितना है, करीबन करीबन 10 लाख करोड़, अप्रॉक्स कितना फिगर है, 10 लाख करोड़, इतने NPA हैं। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, 90% जो NPA हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं, मतलब सरकारी बैंकों के हैं, और केवल 10% जो NPA हैं वो प्राइवेट बैंक के हैं। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? मतलब सबसे ज्यादा NPA की समस्या कौन से बैंकों में देखी जाती है, सरकारी बैंकों में। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है कि सरकारी बैंकों में NPA ज्यादा है, क्या सरकारी बैंक लोन देने से पहले चेक नहीं करते क्या ढंग से? देखो चेक तो करते हैं, लेकिन एक मेजर रीजन है पॉलिटिकल प्रेशर। आप जो कॉजेज लिखे ना, आपने 2-3 कॉजेज लिखे ना, 3 कॉजेज, चौथा इंपॉर्टेंट कॉजेज लिख देना, वो फोर्थ वाला पॉइंट लिख देना थर्ड के बाद, कि भाई NPA क्यों है, वाई NPA, तो फोर्थ पॉइंट लिख देना पॉलिटिकल कॉज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, फर्स्ट नंबर पे लिख देना भले इसको। देखो बैंकों के अंदर क्या होता है, सरकारी बैंकों के अंदर, कि जो मैनेजर्स होते हैं या मैनेजर से हाई लेवल के पर्सन्स होते हैं, उनके पास बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का फ़ोन आ जाता है कि भैया ये मेरा चाचा है, ये मेरा चाचा का भतीजा है, ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे मामा की बुआ की ताऊ का बेटा है,
तो इसको तुम लोन दे देना, ठीक है, इसको मना मत करना। अब वो चाहे बिल्कुल पार्टी ऐसी हो जो बिल्कुल भी लोन, अब वो पर्सन जो लोन ले रहा है ना, उसके माइंड में पहले से सेट होता है कि मैं तो लोन चुकाऊंगा ही नहीं, ठीक है, या फिर वो लोन लेने के लायक ही नहीं है या लोन देने के लायक ही नहीं है, फिर भी बैंक उसे क्या कर रहा है, पॉलिटिकल दबाव में आके लोन दे रहा है, ठीक है। तो एक मेजर रीजन है। बट प्राइवेट बैंकों में इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर चल नहीं पाता, इसीलिए क्या है, प्राइवेट बैंकों के एनपीए क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एनपीए जो कम है इस टाइम पे एचडीएफसी बैंक के हैं, शायद 1 या 2% जो है एनपीए है, मतलब उसकी असेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए वो मार्केट के अंदर लीडर बना हुआ है इस टाइम पे। क्लियर क्या? अब आपको मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एनपीए का इशू समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं कि भाई सरकार ने या आरबीआई ने क्या इसके ऊपर डिसीजन लिए हैं। आप सुनते होंगे एनपीए के बड़े इश्यूज के बारे में, सरकार ने डिसीजन क्या लिए। पहले मैं आपको बताता हूं, पहले क्या होता था, फरवरी 2018 से पहले, 12 फरवरी 2018 से पहले एनपीए को रिजॉल्व करने की सरकार की बहुत सारी स्कीम चल रही थी, ठीक है। क्या उसे बोलते थे स्कीम को, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट। मैंने आपको ये नाम पहले भी बताया था एक बार, शायद क्लास में मेरे को याद है। इसको क्या बोलते थे, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट क्या होता है, आप मेरी भाषा में बिल्कुल ध्यान से सुनना, देसी भाषा में। एक कंपनी है, उसने 2 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। कितने रुपए का लोन ले लिया बताओ? 2 करोड़ का लोन ले लिया। अब ये कंपनी लोन चुकाने की इसकी हैसियत नहीं है, ये किसी भी वजह से लोन नहीं चुका पा रही, ठीक है, किस्तें नहीं चुका पा रही। बैंक बार बार आ रहा है, बैंक के लोग आ रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, ठीक है, बार बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, बात नहीं बन रही, 2 करोड़ का लोन बाकी है। अब मामला क्या अटक रहा है, मामला ये अटक रहा है कि लोन का सेटलमेंट करवा दो। लोन का सेटलमेंट करवा दो मतलब 2 करोड़ रुपए में से वो पार्टी जो है, वो कंपनी जो है, वो कितने रुपए देने के लिए तैयार है, 1.5 करोड़ देने के लिए तैयार है। वो बोल रही है कि मैं 1 टाइम पेमेंट कर दूंगी, और कितना पेमेंट कर सकती हूँ, 1.5 करोड़, ठीक है। अब क्या है बताओ, ये बैंक जो है मानेगी नहीं मानेगी? मान सकती है। क्यों मान सकती है भैया, 2 करोड़ रुपए का लोन था, पार्टी जो है वो बिल्कुल फेल लग रही है, अब वो लोन नहीं चुका पाएगी, तो लेकिन वो कितने रुपए देने के लिए तैयार है, 1.5 करोड़, जो हाथ में आ रहा है वो सही। इस चीज को क्या बोलते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट, ठीक है। ऐसे आरबीआई ने काफी सारी स्कीम्स निकाल रखी थी, जैसे S4A, इसका आईएएस में क्वेश्चन भी था 2017 के प्रीलिम्स के अंदर कि S4A स्कीम किससे रिलेटेड है, तो बिल्कुल सिंपल स्कीम थी, एनपीए से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही SDR, स्ट्रेटेजिक डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग, ऐसे 4-5 स्कीम्स थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ना, बैंक जो है वो टाइम देता रहता था पार्टीज को, कंपनीज को, कि भैया लोन नहीं चुका पा रहे, कोई बात नहीं, थोड़ा और समय ले लो। कई बार क्या करती थी बैंक, बोलती थी कि चलो तुमने 5 साल के लिए लोन लिया था, सपोज करो, सॉरी, तुमने कितने साल के लिए लोन लिया, 5 ईयर्स के लिए, तो तुम नहीं चुका पा रहे, ऐसा करते हैं तुम्हारे लिए लोन का टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, तुम्हें ना अब ऐसा करते हैं, तुम लोन चुका देना कितने साल में, 25 साल में। अब आपको लगेगा सर ये क्या मजाक हो रहा है, मजाक बिल्कुल नहीं हो रहा। देखो 5 साल में आपकी जो किस्तें आ रही थी, सपोज करो 1 लाख रुपए 1 महीने की आ रही थी, ठीक है, इतने रुपए का आपका लोन था कि 5 साल में आपको चुकाना था, और हर महीने कितने रुपए किस्त आ रही थी, 1 लाख की आ रही थी, ठीक है। अब बैंक ने बोला चलो 5 साल में मत चुकाना, इस किस्तों को कितने साल में चुका देना, टोटल 25 साल में चुका देना। अब पता है बैंक क्या करेगी, बैंक बोलेगी चलो आपकी किस्तें कर देते हैं, मान लो 30,000 रुपये महीने की, तो 30,000 रुपये महीने की किस्त हो गई, लेकिन टाइम पीरियड कितना कर दिया बैंक ने, 25 साल। तो बात वही पड़ गई, लेकिन उस पार्टी को फायदा मिल गया, क्योंकि वो पहले 1 लाख रुपए महीना चुकाने में डर रहा था, अब वो कितने रुपए चुका पाएगा, 30,000 रुपये पर महीना चुका सकता है। समझ में आ गया आपको, ये सिस्टम है, ठीक है। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट में कई बार क्या कर देते थे, टाइम बढ़ा देते थे, कई बार क्या करते थे, लोन, कई बार है ना ऐसा भी करते थे, पता है आपको, कि आपने लोन ले रखा है 1 करोड़ का, आपका बिजनेस चल नहीं पा रहा, क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि आपके पास एक मशीन की कमी है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मशीन की कमी है तो फिर आप बैंक से कह रहे हो यार मैं 1 करोड़ पे नहीं चुका पाऊंगा, मेरे पास है तो सही पैसे,
लेकिन मतलब बहुत कम है, ठीक है। मैं आपको 10-20 लाख रुपए चुका सकता हूं तो, लेकिन हाँ, आप मेरी हेल्प कर दो। अभी क्या हेल्प कर दो? मुझे 2 करोड़ का लोन और दे दो, तो मैं एक बढ़िया मशीन ले लूंगा और फिर मैं गारंटी देता हूं आपको लोन चुका दूंगा। तो बैंक क्या करता था इस केस में, चल यार तू 2 करोड़ का लोन और ले ले, तू अपना बिजनेस चालू कर, और फिर 3 करोड़ रुपए लोन हो जाएगा, तो उसमें से फिर चुकाते रहना, ढंग से बिजनेस कर। लेकिन तू समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब कई बार क्या करते थे, लोन का अमाउंट छोटा कर देते थे, कम कर देते, सेटलमेंट करना जैसे मैंने बताया आपको। कई बार टेन्योर बढ़ा देते थे, ठीक है ना, जैसे 5 साल के टेन्योर को 25 साल कर दिया, तो ऐसे 525 स्कीम बोलते थे इसको, है ना, ठीक है। कई बार क्या करते थे, ऐसे बहुत सारी स्कीम थी, मतलब, है ना, ठीक है। लेकिन आरबीआई को गुस्सा आ गया और आरबीआई ने क्या बोला, सर्कुलर निकाल दिया एक 12 फरवरी 2018 को, ये सारी की सारी स्कीम बंद कर दो। आरबीआई ने क्या बोला, ये सारी की सारी स्कीम बंद कर दो, और कोई भी पार्टी अगर एनपीए हो जाती है तो उसको एक भी दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। बताओ आरबीआई क्या बोला, बड़े गुस्से में बोला कि ये सारी की सारी स्कीम बंद कर दो, कोई भी मोहलत नहीं मिलेगी किसी भी कंपनी को। अगर कोई भी पार्टी एनपीए हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है, तो हम सीधा का सीधा उसे कहां लेके जाएंगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्या बोलते हैं इसको? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, CODE। अब आपके माइंड में आएगा, सर ये क्या बता दिया आपने? इसे शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? IBC, है ना। अब अपन ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आज की तारीख में सॉल्यूशन है, और ये सबसे जो है काम का सॉल्यूशन है, और सबसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये लगता है, क्या लगता है, कि इस बार एनपीए के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आपसे एनपीए के सॉल्यूशन पूछे तो आपको ये सॉल्यूशन लिखना है, IBC। मेरे को ये भी लगता है कि एग्जाम में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 2016 के मेंस में नहीं पूछा है, क्योंकि आया ही 2016 के दिसंबर में था ये। क्या 2016 के दिसंबर में आया था? IBC। समझ रहे हो बात? और गवर्नमेंट इसको ऑर्डिनेंस लेके और आई थी ऊपर से। ऑर्डिनेंस आप जानते हो ना, पॉलिटी में अपन पढ़ते हैं। तो IBC 2016 है जो अपन को आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि इंसॉल्वेंसी क्या होती है और बैंक्रप्सी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक्रप्सी, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, दोनों में अंतर क्या है? देखो भाई, इंसॉल्वेंसी मतलब अगर जैसे आपकी दायित्व ज्यादा है और संपत्ति कम है। कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, उन्होंने लोन तो दुनिया भर का ले रखा है, लेकिन पैसे चुकाने की क्षमता नहीं है, ठीक है। उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन दे रखा है, लेकिन उनके पास जो अगर पूरी संपत्ति बेच भी दी जाए तो 2 लाख रुपए मिलेंगे टोटल, ठीक है। तो अब बताओ जरा कितने रुपए का घाटा है? अभी भी 8 लाख का घाटा है, ठीक है। देख रहे हो आप कैसे 8 लाख का घाटा है? असेट कितने की है? 2 लाख की। लाइबिलिटी कितनी चल रही है? 10 लाख की। पैसे पड़े हैं 2 लाख रुपए, चुकाने कितने हैं? 8 लाख, सॉरी 10 लाख, है ना। तो अब माइनस में अपन चल रहे हैं कितने? 8 लाख रुपए में। तो इसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होती है बताओ? आपसे कोई पूछ ले भाई इंसॉल्वेंसी क्या होती है, तो आप बोलेंगे लाइबिलिटी मतलब दायित्व ज्यादा है किससे? असेट से। और ये आपको अब टर्म भी समझ में आ गए होंगे, आपने अकाउंट्स पढ़ी थी अपन ने पूरी की पूरी, है ना, ठीक है। बट सर ये बैंक्रप्सी क्या होती है फिर? बैंक्रप्सी दोस्तों होती है जब ये चीज कोर्ट सर्टिफाई कर दे। कोर्ट अगर बोल दे, आप है ना, मान लो इंसॉल्वेंट हो गए, है ना, आपके पास आपकी लाइबिलिटी कितनी है बताओ? 10 लाख रुपए की। आपसे लोग बाग कितने रुपए मांग रहे हैं? 10 लाख रुपए। आपके पास है कितने रुपए? 2 लाख रुपए। अब बताओ इस केस में जो शरीफ आदमी होगा वो क्या करेगा? अब आप बोलोगे सर शरीफ आदमी तो लोन ही नहीं लेगा, ऐसा करेगा ही नहीं। लेकिन मान लो हो गया, उसके साथ घाटा हो गया, उसके बिजनेस में घाटा हो गया, हो जाता है कई बार, ठीक है। उसकी कोई गलती नहीं है, चला के उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके साथ धोखा हो गया, तो लाइबिलिटी उसकी 10 है और असेट उसकी 2 है। तो शरीफ आदमी क्या करेगा बताओ इस केस में? शरीफ आदमी इस केस में हो सकता है सुसाइड कर ले, ठीक है, या फिर इससे लड़े। अब वो लड़ेगा कैसे? लेकिन अपन लड़ेगा कैसे वो डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पास एक और ऑप्शन रहता है, वो बहुत खराब है, कि वो सुसाइड कर ले। और ऐसा ही होता रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो अब वो इस चीज से कैसे बचेगा?
वो जा सकता है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट देखेगा वाकई में इसके पास एसेट कितने की, 2 लाख की, और लायबिलिटी कितनी की है, 10 लाख की। ठीक है, कोर्ट देखेगा पूरा का पूरा, सारे के सारे लोगों को बुलाएगा जो उससे उधार का पैसा मांगते हैं, और बोल देगा भाई देख तुम लोगों ने कितने रुपए दिए, इसे 10 लाख रुपए, लेकिन इसके पास तो 2 लाख रुपए हैं। हाँ, 2 लाख रुपए को तुम लोगों में बांट देता हूँ आपस के अंदर, सही तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से, कि सब किसी को नुकसान ना हो, उस तरीके से बांट देते हैं। ठीक है, फिर बाकी अब 8 लाख रुपए तुम लोगों को नुकसान सहना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है एक्स नाम का, जो हमारे पास फरियाद लेके आया है, उसको हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया। ठीक है, अब इस पर्सन से कोई भी पैसे नहीं मांग सकता। जैसे ही इस पर्सन को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, तो अब इस पर्सन से पैसे कोई भी नहीं मांग सकता। सर मांगेगा तो कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है, तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो फिर इस केस में उस पर्सन को सजा होगी जो पर्सन इससे पैसे मांग रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बैंकरप्सी सर्टिफिकेट, इसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि भाई ये पर्सन दिवालिया हो चुका है ऑलरेडी। तो अब अगर कोई पर्सन इससे फ्यूचर में डील करेगा तो उसको पहले से ही पता होगा कि हाँ भाई, मतलब उसको पता होना चाहिए कि ये पर्सन पहले से दिवालिया हो चुका है, तो इसके अपने रिस्क, पर्सनल रिस्क पे डील करो। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखो। समझ में आ गया पूरा इशू आपको। अब अपन इसको लॉ के हिसाब से समझते हैं, कानून के हिसाब से समझते हैं। ये तो अपन ने एक थोड़ी मतलब सिंपल तरीके से बातें करी। ठीक है, वैसे पता है आपको बैंकरप्सी जो पहली बार कानून है वो कौन लेके आया था, अंग्रेज। अंग्रेज को लेके आए थे, उन्होंने कहा यार ऐसे किसी की पर्सन की डेथ नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसे कोई पर्सन हो सकता है कि वो नुकसान में आ जाए, तो ऐसे थोड़ा है कि वो पर्सन सुसाइडी कर ले। तो उस राइट टू लाइफ सिक्योर करने के लिए उसके लिए कोर्ट ने मतलब लॉ में प्रोविजन रखा कि कोर्ट जो है सर्टिफाई करेगा किसी पर्सन को बैंकरप्ट, और अगर कोई पर्सन बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया तो फिर उससे कोई भी पैसे नहीं मांग सकता, अगर मांगेगा तो वो क्राइम है। ठीक है, क्लियर क्या। अब अपन इसको लॉ के हिसाब से समझते हैं। लॉ कब आया था, 2016 के अंदर। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इसका नाम है। अब अपन को ये सारे पॉइंट एक एक करके डिस्कस करने हैं जो अपन को एग्जाम में काम आएंगे। इस लॉ में क्या लिखा गया, अगर कोई भी कंपनी पैसे चुकाने में पैसे नहीं चुका पाती है तो एक बोर्ड बना, कौन सा बोर्ड है, पहले तो देखो आप, ये हिसाब किताब है, ये पर्सन है एक्स नाम का। ठीक है, और ये जो है बैंक है कोई, इसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पीएनबी। पीएनबी ने इसको 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, पीएनबी ने इसको 1 करोड़ का लोन दिया। पता है आपको जो लोन देता है उसे क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कई बार वैसे पहले भी, इसको बोलते हैं क्रेडिटर। और सर जो लोन लेता है उसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेटर। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ने लोन दिया कितने रुपए का, 1 करोड़ रुपए का एक्स को, या आप मान सकते हो एक्स नहीं है, कोई कंपनी है। कंपनी पता है क्या लगाती है अपने नाम के आगे, लिमिटेड। सुना है आपने कभी, इंडिया के अंदर जो कंपनीज है उनको अपने नाम के आगे लिमिटेड लगाना होता है या प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है, पीवीटी लिमिटेड है ना। ठीक है, तो एलटीडी मतलब क्या होता है, लिमिटेड। तो कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड या फिर एक्स, मिस्टर एक्स। अब हुआ क्या कि मिस्टर एक्स जो है पैसे नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो अब इनको कहां पे लेके जाया जा सकता है, इनके पास पैसे नहीं है चुकाने के लिए लोन 1 करोड़ पे। अब इनको ले जाया जा सकता है कहां पे, एक बोर्ड बना हुआ है जिस बोर्ड का नाम क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको बताओ, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मिस्टर एक्स को कहां पे ले जाया जा सकता है, इस बोर्ड के अंदर ले जाया जा सकता है। सर कौन लेके जाएगा, या तो ये खुद चला जाएगा एक्स, दुखी होकर दुनिया से, है ना, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के लोग डेली की डेली इसके घर पे आके तकादा कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे ला भाई पैसे दे पैसे दे पैसे दे। ठीक है, तो ये मिस्टर एक्स दुनिया से दुखी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक से दुखी हो गया, तो ये बोल रहा है भैया मैं तो जा रहा हूँ,
इस बोर्ड के पास अपने आप को दिवालिया घोषित करवाने, ठीक है। या फिर पंजाब नेशनल बैंक खुद दुखी हो गया पैसे मांग मांग के इससे, ठीक है, ये दे नहीं रहा, तो पंजाब नेशनल बैंक क्या कर सकता है, खुद भी जा सकता है, मतलब क्रेडिटर भी जा सकता है और डेटर भी जा सकता है, किसके पास, इस बोर्ड के पास जा सकता है कि भैया इसका सुलटारा कराओ, ठीक है। अच्छा, ये बोर्ड क्या करेगा, ये लोग है ना पहले तो जो जाएंगे तो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, फाइलिंग ऑफ पिटीशन। अपन एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, कभी आपने देखा है, ठीक है, आरएएस के एग्जाम में भी पिटीशन फाइल होती है कई बार क्वेश्चंस के अंदर कि भैया ये 2 क्वेश्चन गलत है, इसको ठीक कर लो, आरपीएससी को अपन बोलते हैं, फिर आरपीएससी मानती नहीं है उसके अंदर, ठीक है, फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है। तो पिटीशन मतलब क्या होता है, एक एप्लीकेशन याचिका फाइल करते हैं, ठीक है, फिर उस याचिका को एक्सेप्ट कर सकता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड या रिजेक्ट कर सकता है। उसको एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, कितने दिन के अंदर फैसला सुनाना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 15 डेज के अंदर अंदर फैसला सुनाना पड़ता है। लिखना नहीं है कुछ, केवल समझना है अभी, है ना, बाद में लिखेंगे आराम से, सब लिखा हुआ इधर पूरा का पूरा। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को फैसला सुनाना है कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर, किस बात का, कि भाई मुझे ये केस एक्सेप्ट करना भी है या नहीं भी करना, ठीक है, सुना देंगे 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। मान लो एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया तो बात ही खत्म है ना, एक्सेप्ट हो गया केस, अब क्या होगा, अब केस जाएगा, ये बोर्ड है ना, ये रेगुलेटर है, ध्यान रखना, ये रेगुलेटर काम खुद करते हैं क्या, कभी नहीं करते, रेगुलेटर कभी खुद काम नहीं करते, ये औरों से काम करवाते हैं, ठीक है, ये कोई कोर्ट नहीं है खुद। अब इसके पास केस गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, अब ये केस को भेज देगा 2 लोगों के पास, 2 में से किसी के पास। अगर देखो भेजा जा सकता है एनसीएलटी के पास या फिर डीआरटी के पास। सर ये क्या मतलब हुआ, एनसीएलटी, भाई एनसीएलटी मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सब लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, चलो लिख देता हूँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अच्छा, अब आप, ये तो आपको पता ही है ट्रिब्यूनल क्या होता है, ठीक है, इसे क्वासी कोर्ट कहते हैं, अपने लक्ष्मीकांत में अपन पढ़ते हैं ट्रिब्यूनल, ठीक है, मतलब जिसके पास दोनों पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है और कोर्ट की पावर भी होती है, लेकिन ये होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंडर में आती है ट्रिब्यूनल से ना, जुडिशरी का पार्ट नहीं होता। तो एनसीएलटी एक बॉडी है, ट्रिब्यूनल है, और दूसरी बॉडी कौन है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सर किसके पास केस कैसे डिसाइड होगा, देखो अगर वो क्रेडिटर, सॉरी अगर वो डेटर जिसने उधार लिया है, जैसे अपने केस में उधार किसने लिया है, मिस्टर एक्स ने, अगर मिस्टर एक्स ने उधार लिया है, ध्यान से सुनोगे आप, है ना, ध्यान से सुनना पड़ेगा, अगर मिस्टर एक्स ने उधार लिया है तो वो केस किसके पास जाएगा, डीआरटी के पास, समझ में आ गया। लेकिन उधार किसने लिया है, अगर एक कंपनी ने उधार लिया है तो केस किसके पास जाएगा, एक्स एनसीएलटी के पास जाएगा, समझ रहे हो बात। तो जिस पर्सन ने उधार लिया है, अगर वो कौन है, इंडिविजुअल, ठीक है, व्यक्ति, तो व्यक्ति है तो किसके पास जाएगा केस, डीआरटी के पास, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। बट उधार लेने वाला कौन है, अगर कंपनी, तो किसके पास जाएगा केस, एनसीएलटी के पास जाएगा, ठीक है सर। फिर क्या होगा, अब ये लोग तो कौन है, ये लोग तो कोर्ट है एक तरीके से, आप ये मान लो, है ना, ट्रिब्यूनल है, वैसे कोर्ट और ट्रिब्यूनल में डिफरेंस होता है ना, जो कोर्ट होता है वो जुडिशरी का पार्ट होता है, लेकिन ट्रिब्यूनल जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है ना, ठीक है, आपको याद है ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ठीक है, तो ये ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, ना कि जुडिशरी का। तो कई बार है ना हाई कोर्ट है ना गुस्सा हो जाता है ट्रिब्यूनल से, बोलता है भाई, या गवर्नमेंट से गुस्सा हो जाता है कि हमारी जो पावर है आप लोग कम कर रहे हो ट्रिब्यूनल बना के, कैसे, कि भाई ये तो मतलब एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन हो गया। हालांकि मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा बिल्कुल, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये तो एक तरीके से आप मान लो अभी कोर्ट है, ठीक है, इसमें तो सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई के लिए कौन चाहिए, एक तो पार्टी और दूसरा वकील। अब वकील कौन होगा, वकील सुनो आप कौन होगा, वकील को बोलेंगे अपन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। वकील को बताओ क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंसी
प्रोफेशनल्स। सर ये लोग कौन होते हैं? ये लोग होते हैं जनरली सीए वगैरह, है ना, जिनको कंपनीज के बारे में नॉलेज होती है अच्छी खासी, है ना, जो कंपनीज को बिकवाने के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, सारे सीए नहीं होते, कुछ सीए होते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे डॉक्टर सारा काम नहीं कर सकते ना, ठीक है, कुछ डॉक्टर केवल आंख का इलाज करते हैं, कुछ कान का इलाज करते हैं, तो वैसे ही कुछ सीए केवल कंपनी को बिकवाने के अंदर होते हैं एंगेज। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मेनली चार्टर्ड या फिर कोई और भी हो सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल हो सकते हैं। ठीक है, और इनका काम है वकालत करना। अब ये वकालत करने के लिए क्या करते हैं, पहले ही देखते हैं कि जो एक्स है उसने कितने का उधार लिया था, 1 करोड़ का लिया था, नहीं लिया था बताओ? हाँ बिल्कुल लिया था सर। एक्स था या फिर एक्स लिमिटेड था? किससे लिया था? पंजाब नेशनल बैंक से लिया था। तो अब ये चेक करेंगे कि भाई एक्स के पास लोन कितना ले रखा है, लाइबिलिटी कितनी है, 1 करोड़ की। अब चेक करेंगे कि एक्स के पास कुछ ना कुछ संपत्ति होगी, होगी या नहीं होगी बताओ? हाँ सर हो सकती है। बताओ क्या संपत्ति हो सकती है? भाई 1 करोड़ रुपए का लोन लेके इसने कुछ बिजनेस में पैसा लगाया होगा, लाइक बिजनेस के अंदर मशीन खरीदी होगी, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग बनाई होगी, लैंड परचेस करी होगी, फर्नीचर खरीदा होगा, स्टॉक खरीदा होगा, गुड्स खरीदा होगा। बताओ नहीं खरीदा होगा क्या? ये सब चीजें होगा इसके पास। तो हो सकता है मिस्टर एक्स के पास ये सारा सामान रखा हो। बिल्कुल सर रखा होगा, है ना। अब ये जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है ये पूरी स्कीम तैयार करेगा एक बढ़िया सी, क्या कि मैं इस असेट को बेचूंगा, है ना। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या बोल रहा है, जितनी भी असेट पड़ी है एक्स के पास उन सबको बेचने पे कितना पैसा मिलेगा। सर फर्नीचर को बेचने पे इतना पैसा मिलेगा, लैंड को बेचने पे इतना मिलेगा, बिल्डिंग को बेचने पे इतना मिलेगा, मशीन को बेचने पे इतना मिलेगा। हाँ 50 लाख रुपए या 60 लाख रुपए मिल सकते हैं। 60 लाख रुपए सारी असेट को बेचने पे, सारी संपत्ति को बेचने पे मिल सकते हैं। जबकि दायित्व कितने का, लोन कितने का, 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, तभी तो दिक्कत है ना, तभी तो भाई दिक्कत आ रही है, तभी तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो रहा है ना। अगर आप बोलो बताओ कि इसके पास असेट होती 5 करोड़ की और लोन होता है 1 करोड़ का, तो बताओ इंसॉल्वेंसी होती क्या? नहीं। इंसॉल्वेंसी क्या होती है? जब लाइबिलिटी ज्यादा हो असेट कम हो। लाइबिलिटी कितने की? 1 करोड़ की, और असेट कितने की? 60 लाख की। ठीक है, ये स्थिति बन रही है। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पूरी की पूरी स्कीम बनाएगा, ठीक है, और ये चेक करेगा कि इसका बिडर कौन होगा। बिडर, बिडर मतलब भाई बोली लगाने वाला। भाई बात कितने, असेट कितने में बिक रही है? 60 लाख में। ये कैसे पता लगा इसको 60 लाख में बिकेगी असेट? कुछ ना कुछ लोग आए होंगे ना बात करने कि हम इस असेट को लेने के लिए तैयार हैं, बोली लगाओ 50 लाख से 60 लाख से, है ना। तो 60 लाख की बोली लगी। ये पूरी स्कीम जो है बनके किसके पास जाएगी? या तो एनसीएलटी के पास जाएगी या डीआरटी के पास। एनसीएलटी के पास कब जाएगी? अगर वो कंपनी है तो। और डीआरटी के पास कब जाएगा? वो इंडिविजुअल है तो। ठीक है, फिर एनसीएलटी और डीआरटी को पूरा फैसला करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर अंदर? 180 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा फैसला। ठीक है, पूरा का पूरा केस कितने दिन में सुलझ जाना चाहिए? 180 डेज में सुलझ जाना चाहिए। सर अगर टाइम लगता है तो हाँ 90 डेज एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ठीक है, 1 टाइम एक्सेप्शन दिया जा रहा है, एक टाइम का छूट दी जा रही है 90 दिन की। मतलब टोटल कितना दिन लग सकते हैं? 270 दिन। नॉर्मली कितने दिन लगेंगे? 180, लेकिन एक्सटेंशन कितना दिया जा रहा है? 90 दिन का। मतलब टोटल कितने दिन लग सकते हैं? 270 डेज लग सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये पूरा का पूरा गेम आपको? सर इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर बस असेट बेचेंगे, आपकी नीलामी करेंगे, कुछ बिडर को बुलाएंगे, बोली लगवाएंगे आपके असेट की, असेट बिक जाएगी, उससे पैसा रिकवर करेंगे। मान लो 60 लाख रुपए मिल गए, 60 लाख रुपए में से बैंक को कितने रुपए दे देंगे? 60 लाख दे देंगे। बैंक को कितने रुपए नहीं मिल पाएंगे? 40 लाख नहीं मिल पाएंगे। बैंक बताओ खुश होगा दुखी होगा? खुश होगा। क्यों? जो मिल गया वो सही। सर इसमें अब आप ये बताओ जरा, ये काम तो हमारा कोर्ट भी कर सकता था। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट बनाने की जरूरत क्या है? अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है, अब सुनो आप इसका आंसर। दिक्कत ये थी कि कोर्ट जो है ना, पहली बात तो इस काम में स्पेशलाइज नहीं है। ठीक है, उसके अंदर जो वकील है वो पूरे के पूरे स्पेशलिटी नहीं है उनके अंदर उस काम के लिए। दूसरी बात, कोर्ट के अंदर ऑलरेडी इतने सारे केस पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है ना, आपको पता है 1-2 करोड़ तो केस पेंडिंग चल ही रहे हैं। ठीक है, इंडिया के कोर्ट्स के अंदर, तो ये केस और पेंडिंग चल जाता। ठीक है, अब आप तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी क्यों बनाया। ध्यान से बनना,
मान लो कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है, 5 साल हो चुके हैं, इस एक्स के पास कितने रुपए की संपत्ति मैंने आपको बताई थी, 60 लाख की, है ना। जरा बताना 5 साल बाद इसकी वैल्यू 60 लाख रहेगी क्या? नहीं सर, ये तो डेली की डेली कम हो जाती है। हाँ, फर्नीचर मशीन वगैरह ये सब क्या होती है, धीरे धीरे खराब होती जाती है, इनकी वैल्यू खत्म होती जाती है, क्योंकि ये चीज़ें टाइम के साथ खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, है ना। ठीक है, क्या काम आएगी, मार्केट में बिकेगी नहीं, ओल्ड हो जाएगी पूरी की पूरी। तो फिर हो सकता है 5 साल बाद जब अगर इसको बेचना चाहेंगे तो ये बिकेगी 2 लाख रुपए में। ठीक है, और फिर लोन कितने का, लोन तो भाई बढ़ता रहेगा, लोन 1 करोड़ का है और वो ब्याज उस पर चलता रहेगा। ठीक है, तो वो पहुंच गया 2 करोड़ रुपए का टोटल मिला के। 2 करोड़ में से 1-2 लाख रुपए मिले, वो बंदा सोचेगा इससे बढ़िया कोई फायदा ही नहीं, मतलब इसमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, इतने तो मैंने वकीलों को ही दे दिए। पंजाब नेशनल बैंक क्या बोलेगा, इतने तो फायदा ही नहीं हुआ कुछ, 2-3 लाख रुपए तो मेरे वकीलों में लग गए, इतना टाइम लग गया, एनर्जी लग गई, 2 लाख रुपए मिलने से क्या फायदा हुआ। पंजाब नेशनल बैंक क्या सोचेगा, अगर ये काम पहले ही हो जाता 1-2 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर, 5-6 महीने के अंदर हो जाता है स्टार्टिंग के अंदर, तो शायद इस असेट की वैल्यू अच्छी खासी मिल जाती मुझे। ठीक है, इसके पास जो असेट पड़ी थी, एक्स के पास, उस असेट की वैल्यू 60-70 लाख मिल जाती, तो वो जल्दी काम हो जाता, बढ़िया रहता। ठीक है, इसीलिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया। मतलब इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझना। इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे टाइम कम लगता है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ थी, बिजनेस को बंद करने के अंदर। एग्जिट जो है 4 से 5 साल ले रहा था कम से कम। ठीक है, और उस बीच जो असेट जो है वो क्वालिटी डेली की डेली गिर रही थी। क्यों भाई, आप लोन लेके करोगे क्या, असेट ही तो खरीदोगे। आज आप ऐसा करो, बैंक से लोन ले लो और एक कार परचेज कर लो। ठीक है, कर लिया आपने कार परचेज, कार क्या है, असेट है, लोन क्या है, लाइबिलिटी है। अब बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा यार आप लोन नहीं चुका पा रहे तो कार हमें दे दो। ठीक है, आप लेकिन आप बैंक, आपने बोला यार केस कर दे, ऐसा कर, मैं नहीं दे रहा कार, केस कर दे। बैंक ने उठा के आप पे केस कर दिया, केस चला 10 साल। 10 साल बाद फैसला आया, हाँ भाई आपको कार दे देनी चाहिए बैंक को। आपने बोला ले ले भाई, हमने कब मना किया, आपने उठा के वो कार दे दी 10 साल बाद बैंक को। अब बताना जरा 10 साल बाद वो कार की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू, कार पता लगेगा वो एम्बेसडर की जमाने की कार हो गई, वो किसी काम की नहीं है, बेकार हो गई। ठीक है, मारुति जैसे 10-20 हज़ार की बिकेगी वो मार्केट के अंदर। ठीक है, यही हालत हो जाती है, यही हालत हो रही थी कहाँ पे, इसी इंडिया के अंदर बिजनेस क्लोज करने के अंदर। एग्जिट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, इसीलिए हमने एग्जिट को जल्दी बनाने के लिए क्या किया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लेके आए, जो कितने टाइम के अंदर अंदर क्लियर कर रहा है पूरा मामला, 180 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, प्लस 90 डेज। अब आप बोलोगे सर कुछ क्रिटिक्स भी बताओ इसके, क्रिटिकली इवेल्युएट करो इसको, ये तो आपने सारे फायदे फायदे बता दिए, ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा का पूरा जो इंडिया की सारी एनपीए की प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएगी। ठीक है, पहले आपको मैं थोड़े इसके अच्छे से एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ, बहुत बढ़िया, फिर मैं आपको उसके क्रिटिक्स पे लेके जाता हूँ, जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट समझो जरा, अच्छा फायदे वाला पॉइंट, एडवांटेज। केवल 32 केस के अंदर, केवल 32 केस के अंदर अंदर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ने कितने रुपए रिकवर करके दिखाए, 50,000 करोड़ रुपए। बताओ ये अमाउंट कोई छोटा अमाउंट है क्या? नहीं सर, बिल्कुल छोटा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा अमाउंट है इंडिया के लिए। तो केवल 32 केसेस के अंदर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ने अपनी एफिशिएंसी दिखाई। ठीक है, तो मतलब अगर अपन को लिखना हो कभी भी कि कोर्ट्स जो है इंडिया के अंदर किस तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, तो अपन इसका अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का। इस पूरे कोड मतलब लॉ, CODE मतलब लॉ। ठीक है, इस लॉ का अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि देखो इस बोर्ड ने, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इतना बढ़िया काम किया कि 50,000 करोड़ रुपए के 32 केसों से अमाउंट निकलवा के दिखा दिया। ठीक है, अब अपन एक बार इसका प्रोसीजर देख लेते हैं ना वापस से, क्या प्रोसीजर है। पहले क्या करोगे आप, फाइल करोगे पिटीशन, या आप लिख लेना बाद में लिखना, लेकिन है ना, पिटीशन फाइल करोगे, मतलब जो याचिका है वो लगाओगे IBPI मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। सेकंड, बोर्ड डिसाइड करेगा कि भैया या तो मैं इसको पिटीशन को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। थर्ड पॉइंट, पिटीशन एक्सेप्ट करने के बाद वो केस किसके पास जाएगा, NCLT के पास या DRT के पास। बताना तो जरा NCLT की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
डीआरटी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कब जाएगा एनसीएलटी के पास? जब कंपनी होगी। और डीआरटी के पास कब जाएगा? जब वो इंडिविजुअल होगा। ठीक है। फिर आईपी, आईपी मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ऐसे सीए हमारे जैसे है ना। ठीक है। रोल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल स्टार्ट एंड ही वुड सजेस्ट सम मेथड, तो वो बताएगा कि कैसे कंपनी को लिक्विडेट करना चाहिए, असेट कहाँ ओएलएक्स पे बेच दें या कहाँ बेचें, है ना। ठीक है, वो पूरा बताएगा। फिर बट फाइनली डिसाइड कौन करेगा? भाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा, वकील चाहे कितना भी बोल दे, लेकिन अंतिम फैसला तो किसका होगा? जज साहब का ही होगा। तो लास्ट में एनसीएलटी और डीआरटी विल डिसाइड और केस को रिजॉल्व करेंगे। 180 दिन ले सकते हैं प्लस 90 दिन जो है एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ठीक है, कुछ अपवाद होंगे तो। अच्छा, इस कार्यकाल के अंदर इस 180 दिन या 90 दिन और ऐड करके 270 दिन के अंदर अंदर जो कंपनी का मैनेजमेंट है, बताओ वो कंपनी के हाथों में रहेगा या फिर कोर्ट ले लेगा अपने हाथों में? सर कैसी बातें कर रहे हो, कोर्ट ही लेगा बिल्कुल अपने हाथों में, क्योंकि अगर भाई गड़बड़े कहाँ से हुई है? कंपनी के मैनेजमेंट से। जो टॉप लेवल होता है वहां से सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, उसने डिसीजन अच्छे नहीं लिए होंगे, है ना, तभी तो कंपनी चल नहीं पा रही है। तो हम सबसे पहले किसको टेक ओवर करेंगे? कंपनी के मैनेजमेंट को। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज सस्पेंडेड, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सस्पेंड कर लिया जाएगा। और टेक ओवर कौन कर लेगा उस मैनेजमेंट को? जो हमारा ये बोर्ड है वो टेक ओवर कर लेगा। अगला पॉइंट 7 आपको समझ में आ गया। 50,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है 32 केसेस से। नेक्स्ट पॉइंट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को रियल एस्टेट पे भी लागू कर दिया गया है। रियल एस्टेट समझते हो आप? बिल्डिंग आपको पता है। ये क्यों लागू किया? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा दोस्तों, बिल्डर लोग कई बार चालाकी दिखाते हैं, अपन लोगों से बिल्डिंग बनाने के नाम पे पैसे ले लेते हैं, घर बनाने के नाम पे, अपार्टमेंट बनाने के नाम पे पैसे लेते हैं। दिल्ली गुड़गांव में ऐसा बहुत होता है। ठीक है, अभी आपने सुना होगा आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा फटकार लगाई है और 2 डायरेक्टर को तो जेल में भी डाल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग बनाने के नाम पे पैसे ले लिए, लेकिन बिल्डर को लेकिन जो कंज्यूमर है उसको बिल्डिंग बना के नहीं दी। ठीक है, अब जो कंज्यूमर है बेचारा वो परेशान घूम रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो उसने लोन लिया होगा, बिल्डिंग आपको पता है लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। तो मान लो अपन जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, घर खरीदेंगे कैसे खरीदेंगे? लोन लेके। तो मान लो मैंने 50 लाख रुपए का लोन लिया, उस बिल्डर को पैसे दिए। ठीक है, अब मैं उस बिल्डिंग की किस्तें पे कर रहा हूँ लगातार हर महीने, है ना। लोन की किस्तें पे कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने लोन ले लिया, प्लस क्योंकि अपने पास घर नहीं है रहने को तो मैं अलग से रेंट भी पे कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस बिल्डर बोल रहा है गोली दे रहा है मीठी, है ना, कि भैया जो है घर 3 साल बाद बन के रेडी होगा, 2 साल बाद बन के रेडी होगा। तो अपन तो मतलब इसमें परेशान हो गए ना, अपन तो पूरे के पूरे यहाँ पे एक तरीके से चीटेड हो गए। ठीक है, अपन यहाँ पे ठगा हुआ महसूस करेंगे अपने आप को। कैसे? कि ना तो अपन को घर मिल रहा है और प्लस अपन रेंट भी दे रहे हैं, प्लस अपन क्या है किस्तें भी भर रहे हैं, और उस चीज की किस्तें भर रहे हैं जो आज तक अपन को मिला ही नहीं। इसीलिए अब क्या है, अपने पास एक पावर है एज ए कंज्यूमर, अपन जा सकते हैं किसके पास? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, और बोल सकते हैं ये जो रियल एस्टेट है ना, ओनर है, ये जो बिल्डर है, इसको क्या कर दो? बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दो, और जितने इससे असेट से पैसे मिल सकते हैं बेचने पे बेचो, और मेरे को मेरा लोन जो है, मतलब मेरे को जो मैंने इस पर्सन को पैसे दिए थे 1 करोड़ के आसपास, जो भी मतलब पैसे दिए हैं उसमें से जो हो सकता है वो रिकवर करा के दो। ठीक है, बहुत हो गया। तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को अमेंडमेंट लाके, बाद में चेंज लाके रियल एस्टेट पे भी एक्सटेंड कर दिया। और मैं आपको एक और खास बात बताऊं कि रियल एस्टेट पे अब क्या लागू हो चुका है? रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी, है ना, एक रेगुलेटर बन चुका है। आपने सुना होगा इसके बारे में, बट अभी ये नहीं पढ़ रहे अपन, तो छोड़ो आप, है ना, रेरा के बारे में। 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बॉडी बनाई जिसका नाम है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। वो क्या करेगी? डेटाबेस मेंटेन करेगी। किससे रिलेटेड? भाई किस किसने कितना लोन ले रखा है, किस किसने कितना लोन दिया है। इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एक बॉडी है जिसका नाम क्या है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जिसका काम क्या है? डेटाबेस को मेंटेन करना बस। ठीक है, लोन से रिलेटेड जो भी डेटाबेस होगा उसको मेंटेन करना। अब मैं आपको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आप ध्यान से सुनना। एग्जाम में बहुत कम चांस है कि डायरेक्टली पूछेगा, लेकिन इससे आपकी नॉलेज जो है काफी बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है,
इन पॉइंट्स को आप बाद में लिखना आराम से ना, पहले आप बातें समझो आराम से, ठीक है। ये देखो, इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है फिलहाल, पावर जनरेशन कंपनीज। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बताओ आप बताओ कब आया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब आया था? 2003 में। इस एक्ट की वजह से जो पहले इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज थी उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी कंपनीज हो गई अब? जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे आप सुनते भी होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को क्या बोलते हैं? डिस्कॉम्स, ठीक है, बड़ा फेमस नाम है इसका। जैसे अपने राजस्थान में है JVVNL, AVVNL, और ऐसे जोधपुर वाली भी है क्या ना, ये जयपुर वाली है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और ऐसे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऐसे कुछ करके है, 3 है ना, ठीक है। पावर जनरेशन कंपनीज ने सोचा, पावर जनरेशन कंपनीज में प्राइवेट सेक्टर एंटर कर गया इंडिया में, है ना, क्योंकि उन्होंने सोचा हम पावर जनरेट करेंगे और बिल लेने का काम किसका होगा? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, क्योंकि पता है गांव में बिल लेना बहुत सब एक सरदर्द वाली बात है, हर कोई बिल चुकाता नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिल लेने का काम करेगी, हमारा तो काम क्या रहेगा? जनरेशन कंपनीज का। तो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज जो है वो किस किस एरिया में घुसी? तीनों में से जनरेशन के अंदर। क्या सोच के कि भाई जनरेशन करेंगे और जनरेशन करके इलेक्ट्रिसिटी किसको बेच देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आगे डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों से पैसा रिकवर करने का हेडेक उनका है, हमें तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से डायरेक्टली पैसा मिल जाएगा। ठीक है सर, अब आप पहले ये बताओ मुझे कि पावर जनरेट करने के लिए किसकी जरूरत है? सर कोयले की जरूरत है, कोयला इनका रॉ मटेरियल है। दूसरी बात, ट्रांसमिशन कंपनी छोड़ो आप, है ना, ठीक है, इनको प्रसारण कंपनी बोलते हैं, आपने सुना होगा। ट्रांसमिशन को तो, जनरेशन को उत्पादन कंपनी बोलते हैं। अच्छा, जनरेशन कंपनी पावर जनरेट करेगी तो उसको क्या चाहिए? कोल रॉ मटेरियल चाहिए। पता है आपको इंडिया में ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स है, 70% 60% के अराउंड। जनरेशन कंपनीज फिर क्या करेगी? इस पावर को बेचेगी किसको? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, और एक एग्रीमेंट हो रखा होता है जिसे बोलते हैं पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, ठीक है। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और जनरेशन कंपनीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? पावर परचेजिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। यहां से इंडिया के पावर सेक्टर की एक, जो कह सकते हैं अपन कि लॉसेस जो है वो कहानी स्टार्ट होती है कि इन पावर जनरेशन कंपनीज को कैसे लॉसेस हुआ। सबसे बड़ी बात, आपको याद है कोल यूपीए के अंदर, कांग्रेस के अंदर कोल स्कैम हुआ था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोल जो आवंटन थे ब्लॉक्स के वो कैंसिल कर दिए थे, है ना। तो इससे इनको कोल मिलना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। समझ में आ रहा है? कई पावर जनरेशन प्लांट्स हालांकि गैस से भी चलते हैं लेकिन ज़्यादातर कोल से चलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इनको कोल मिलना मुश्किल हो गया। तो सबसे बड़ी बात तो ये दिक्कत। दूसरी बात, कई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है उन्होंने एग्रीमेंट ही नहीं किया पावर जनरेशन कंपनीज के साथ। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्या है? सरप्लस पावर थी, उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। कई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की खुद की पावर जनरेशन कंपनीज भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के पावर जनरेशन कंपनीज किस में जाने लग गई? लॉसेस में जाने लग गई इंडिया के अंदर, ठीक है, नुकसान में जाने लग गई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पावर जनरेशन कंपनीज के लॉसेस को उभारने के लिए एक स्कीम आई है जिसका नाम है उदय, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये उज्जवल डिस्कॉम योजना किसके लिए है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेस के लिए कि जनरेशन कंपनीज के लॉसेस के लिए? सर ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेस के लिए है। तो वो अलग स्कीम है, जनरेशन कंपनीज के लॉसेस के लिए थोड़ा स्कीम है ये वाली। तो फिर क्या हुआ? तो कुल मिला के जनरेशन कंपनीज के ऊपर क्या हुआ? इन लोगों ने, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी, इन्होंने अच्छा खासा लोन ले लिया बैंकों से और बड़े बड़े पावर सेक्टर प्लांट्स जो थे वो डेवलप करे, इंपोर्ट करे पावर सेक्टर प्लांट्स,
हाँ, बड़े बड़े पावर सेक्टर प्लांट इंपोर्ट करे बढ़िया बढ़िया, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट चालू करा, लेकिन कई जगहों पे रॉ मटेरियल की दिक्कत है, कोयला अवेलेबल नहीं है, और कई जगहों पे मार्केटिंग में दिक्कत है, पावर परचेजिंग, मतलब इनसे कोई पावर जो जनरेट कर रहे हैं उनसे पावर खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ठीक है, ये जनरेशन तो कर रही है लेकिन इनसे कोई पावर खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के इनका क्या चालू हो गया, लॉसेस। और पता है ये लॉस जो है, इन लोगों ने कितने रुपए लोन ले रखे थे टोटल मिला के, 1,70,000 करोड़ रुपीस। इतने रुपए का इनके ऊपर क्या हो गया, कर्जा, लोन, पावर जनरेशन कंपनीज के ऊपर। समझ में आ रहा है कि आपको इशू है ना। कुछ पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी अलग है इसमें, है ना, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट है। क्यों हुआ, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है या फिर मार्केटिंग में दिक्कत है। ठीक है, तो कुल मिला के अपन कर्जे में आ गए। कर्जे में आ गए तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन याद करो, 12 फरवरी 2018 को गाइडलाइन दी थी। उसने क्या बोला कि अगर एक भी कंपनी एक भी दिन की देरी करती है लोन चुकाने के अंदर, तो उसे कहाँ पे लेके जाओ, कोई मौका मत दो, उसको लेके जाओ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर, मतलब बोर्ड में ले जाओ, पूरी एप्लीकेशन चलाओ और 200 वही 180 डेज में नीलामी कर दो उस कंपनी की, बेच दो उसको। ऐसा ही हुआ। मतलब आरबीआई ने बोल दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर नहीं था, सॉरी आरबीआई का सर्कुलर था ना। ठीक है, आरबीआई ने बोल दिया 12 फरवरी 2018 को ऐसी बात। तो ये पावर जनरेशन कंपनीज को, अब ये पावर जनरेशन कंपनीज जो है वो कहाँ पहुंच गई, इस सर्कुलर के अगेंस्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये बहुत बड़ा इशू हुआ था, आपको अगर ध्यान दिया हो तो आपने, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बोला पावर जनरेशन कंपनीज ने, देखो भाई हमारे पास इतने रुपए का लोन है ना, लेकिन हम लोन नहीं चुका पाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा समय दो, है ना, हमारी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, हमें ना तो रॉ मटेरियल मिल रहा है और ना हमें हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खरीदी जा रही है, अगर हमारे पास रॉ मटेरियल भी है तो भी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला नहीं, और मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्या चाहती थी कंपनीज कि ये जो आरबीआई का सर्कुलर है उसमें थोड़ा स्टे लग जाए। ठीक है, कि हम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के पास जाने से बच जाएं। कुल मिला के बात ये, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, आरबीआई का जो सर्कुलर है उसको फॉलो करना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने गलती करी है, अब आप लोन नहीं चुका पाए, कुछ भी रीजन हुआ, अब आप क्या है, जाओ और आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में एप्लीकेशन लगाओ। और अब ये इशू चल रहा है। ठीक है, ये डेडलाइन निकल चुकी है। ठीक है, मतलब शायद 30 अगस्त 2018 जो थी वो डेट थी लास्ट इनको पैसा चुकाने की, और ये नहीं चुका पाए, तो अब इनकी जो एप्लीकेशन है वो किसके पास जा चुकी है बताओ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। किनकी एप्लीकेशन, इन पावर जनरेशन कंपनीज की। समझ में आ गया क्या। तो अब देखते हैं क्या इशू होता है, अब पावर जनरेशन कंपनीज का कैसे पूरा मामला सेटलमेंट होता है। जैसे पावर जनरेशन कंपनीज की हालत खराब है, वैसे ही इंडिया में कुछ स्टील सेक्टर बड़ी बड़ी कंपनीज की भी हालत खराब है, लाइक भूषण स्टील, सुना होगा आपने कभी, ये भी केस बहुत ज़्यादा फेमस था, बट आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बता भी दूंगा लेकिन आपके इतना काम नहीं आएगा। तो समझ में आ गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, मेन जो डिफॉल्ट किया है लोगों ने लोन चुकाने के अंदर, वो अपन जैसे लोगों ने नहीं किया है, वो किसने डिफॉल्ट किया है, ज़्यादातर कॉरपोरेट्स ने। बताओ किसने डिफॉल्ट किया है, ज़्यादातर कॉरपोरेट्स ने। जो एनपीए है ना, वो ज़्यादातर किनका है, बड़ी बड़ी कंपनीज का। लाइक आप नाम सुनोगे तो आप सोचोगे यार ये कंपनी अभी डिफॉल्ट कर सकती है, लाइक जिंदल स्टील, आपने नाम सुना हो तो इसका, रिलायंस अनिल अंबानी की है ना, अनिल अंबानी ग्रुप, इनके बहुत ज़्यादा एनपीए हैं। ठीक है, ऑलरेडी। तो अपन जैसे लोगों ने डिफॉल्ट नहीं किया है एनपीए करने के अंदर। क्लियर क्या, समझ में आ गया। बस इतना बहुत है एनपीए के बारे में, मोर देन सफिशिएंट। आप इसमें से केवल 20-30% लिख के आ जाओ, 30% भी लिखे आओगे तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।